everyone, I welcome you all back on the channel. Welcome to another revision video. आज की वीडियो is all for the CMA intermediate students. उनका पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का ये है चैप्टर नंबर 2 का एक अपने अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज द मटेरियल कॉस्ट. एबीसी एनालिसिस में भी आपने देखा होगा हमेशा ही मटेरियल से या लेबर से क्वेश्चंस पुट अप होते ही हैं. तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं वेरी क्विकली मटेरियल कॉस्ट. इसी चैप्टर के आपके अगर इफ आई टॉक अबाउट योर मॉड्यूल तो इसी मॉड्यूल के अंदर ही आपकी लेबर कॉस्ट वगैरह एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी इसी चैप्टर का ही पार्ट है विद अ डिफरेंट सब हेडिंग. बट ये अपने आप में ही चैप्टर्स हैं खुद ही फुल फ्लेज, इसीलिए मैंने इनके डिफरेंट रिविजन वीडियोस आपके लिए आएंगी. तो आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज chapter number 2 material cost. Quickly we'll revise this chapter and I hope that it will be of great help for you, जिससे कि आप अपने सारे टॉपिक्स को आराम से ब्रश अपॉन कर सकते हैं. सो यस, लेट्स बिगिन. सबसे पहले मटेरियल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए. जो भी चीज़ बनाने के लिए लगती है वो उसका मटेरियल होती है. एंड मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मे बी रेंडर दैट पर्टिकुलर सर्विस. एक पर्टिकुलर सर्विस को रेंडर करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनना मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए जो भी उसके मटेरियल की कॉस्ट लगती है वो सबको जब हम प्लस कर देते हैं दैट इज द मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. मेजरली अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में मटेरियल को कैटेगराइज करें तो वी हैव डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली उसको हम मार्क कर सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस. वो होता है डायरेक्ट मटेरियल. और बाकी जितने भी इनडायरेक्ट, बाकी जितनी भी चीज़ें जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती हैं, जो भी सारे अदर थिंग्स हैं जो भी मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए यूज में आती हैं, वो सारी आपकी होती है इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं जो कि मेन उसकी डेफिनेशन में ही है. दे आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम दैट यस दोज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो चीज़ डायरेक्टली लगती है हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसी के लिए लगी गई है, वो है डायरेक्ट मटीरियल. और बाकी जितनी भी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट हैं जो कि मतलब मटेरियल है, फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमनली हम एक बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं और हर जगह ही वो चीज़ यूज़ हो रही है हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आपकी सारी इनडायरेक्ट मटेरियल में आती है. अगर आप कोई वुड खरीद रहे हो वुडन बेंचेस बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो वुड हो गया आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल कि हाँ ये इसी तरीके ये चेयर बनाने के या फिर ये फर्नीचर बनाने के, बेंचेस बनाने के काम आएगा. बाकी वो जो नट बोल्ट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि फिक्सचर्स है, जो कि सब चीज़ों में ही लगेंगे, वो आपका हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल. चलिए एक बात देखते हैं कि नोट्स क्या कहते हैं हमारे. मटेरियल कॉस्ट कौन सी होती है? सारी की सारी वो मटेरियल की कॉस्ट जो कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर एक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए लगती है. इंडीड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं कॉस्ट का. इफ वी मूव फॉरवर्ड, ये हमारे मटेरियल की कैटेगराइजेशन है इनटू डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल कौन सा हुआ? डायरेक्टली ट्रेसेबल है पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का, मेजर एलिमेंट होता है ये फिनिश प्रोडक्ट का, यस. और डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको विद द यूनिट प्रोडक्ट. और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सी होगी? बाकी सारी चीज़ें जो भी यूज़ करी जाती हैं प्रोडक्शन में, जैसे कि नेल्स हो गए जो कि हम एक बल्क में कॉमन क्वांटिटी में परचेज करते हैं. और डायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल में जैसे कि कॉटन यान, स्पिनिंग कॉटन यान के लिए कॉटन मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है. फर्नीचर मेकिंग अगर आपकी एंटिटी है उसके लिए वुड है. शू मेकिंग कंपनी है, आप लेदर के आप शूज़ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो आपके लिए मेजर एलिमेंट है आपके एंड प्रोडक्ट का. प्लस डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि आप ये इस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, तो वो सारे आपके हो गए डायरेक्ट मटेरियल. नेक्स्ट दैट कम्स इज मटेरियल कंट्रोल. मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? हमें मटेरियल बहुत ज़्यादा बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेजर्स यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने मटेरियल के ऊपर चेक लगा पाए कि राइट काइंड ऑफ मटेरियल एट राइट प्राइस इज ऑलवेज अवेलेबल एट द रिक्वायर्ड टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वेस्टेज ना हो, कोई भी प्रोडक्शन ना रुके. ये पूरा मटेरियल कंट्रोल का प्रोसेस है. मटेरियल एक जगह से, एक डिपार्टमेंट से इशू होके जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके सारी लेबर है, मशीन है, हर चीज़ लगी होती है जो कि फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाती हैं. तो ये पूरे प्रोसेस में कहीं भी रुकावट ना आए, कोई भी वेस्टेज ना आए, मटेरियल आपने सही
प्राइस पे खरीदा हो, आपके पास सही प्राइस पे आप आगे उसको फर्दर इशू कर रहे हो। तो ये हर पूरे प्रोसेस को मटेरियल के इशू से रिलेटेड और मटेरियल की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, शॉर्टेज से रिलेटेड, वेस्टेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना हो, आपका प्रोडक्शन, अब आपकी लेबर बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अच्छे से अपना पूरा काम करना आता है, आपकी मशीनरी बिल्कुल अप टू डेट है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, बट पीछे से मटेरियल ही नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होगा। अब मटेरियल पीछे से गलत क्वांटिटी का आ रहा है, आई मीन एज इन की बहुत ही ज़्यादा ही डिग्रेडेड क्वालिटी का मटेरियल आ रहा है, तो उससे आपकी वेस्टेज जो है उसमें ज़्यादा होगी, एंड प्रोडक्ट बहुत ही कम निकलेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी चेक्स के हिसाब से ही आप अपना प्रोडक्ट आगे बनाएंगे, तो आपके फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ कम होगी, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी हैम्पर करेगा अगर मटेरियल सही तरीके का नहीं आया तो इसीलिए कोई भी तरीके का वेस्टेज प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना हो, और प्लस इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी आपका जो मटेरियल है वो राइट प्राइस पे इशू हुआ हो, एंड आपका मटेरियल जो है वो स्टोर्स के अंदर, आपकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर बिन बात के एज एन इन्वेंट्री ना खड़ा रहे। ये पूरे प्रोसेस को देखना ही मटेरियल कंट्रोल है। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी यही होंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं, वेस्टेज अवॉइड कर सकते हैं, टाइमली इशू हो, राइट प्राइस पे परचेज हुआ हो, फालतू में इन्वेंट्री जो है वो हमारे फैक्ट्री के अंदर ना खड़ी रहे। यही सारी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि हमें नाम से भी समझ में आ रहा है, मटेरियल कंट्रोल क्या है, वही पूरा प्रोसेस है मटेरियल के कि हम इंश्योर करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की राइट क्वांटिटी का मटेरियल जो है वो हमेशा ही रेडीली अवेलेबल हो फॉर the production process, so that it doesn't hamper the production process and it is not outstanding there in the stores as well, and the wastage is also minimized, wastage भी इसमें minimum हो। देखते हैं एक बार मटेरियल कंट्रोल क्या है, ये कैसा सिस्टम है जिससे कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमेशा मिलेगा, प्रॉपर क्वालिटी का, प्रॉपर टाइम पे, विदाउट अननेसेसरीली ब्लॉकिंग अप द कैपिटल इन स्टोर्स। आपकी इन्वेंट्री जो है वो बिन बात के खड़ी नहीं है आपके फैक्ट्री के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा इसके, जस्ट अ सेकेंड। एक भी क्लास में मेरा स्टाइलस खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक बिफोर रिकॉर्डिंग इट वर्क्स like magic, and right in the recording it has to show something or the other। चलिए कोई नहीं, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे पास। अवेलेबिलिटी की हर टाइप का मटेरियल, प्राइम मटेरियल प्लस इनएक्सपेंसिव, मतलब कि आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है, मेजर मटेरियल है, प्लस आपका इनएक्सपेंसिव वाले जो भी मटेरियल है, वो सारे के सारे आपके पास हर टाइम पे अवेलेबल हो, प्रॉपर क्वालिटी हो, प्रॉपर क्वालिटी हो, प्रॉपर प्राइस पे आपके पास हो, वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो, ओवर स्टॉकिंग ना हो, आपकी फैक्ट्री के अंदर बिन बात के मटेरियल पड़ा ना रहे, अननेसेसरीली लॉस प्रोडक्शन प्रोसेस में कम से कम हो, और अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमेशा आपके पास रेडीली अवेलेबल हो, क्योंकि जब आप ये हर चीज़ का पूरा एक सिस्टम लगा रहे हो, चेक लगा रहे हो, कि इम्प्लीमेंटेशन करो थ्रू आउट, तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन भी हमेशा ही रहनी चाहिए कि कितनी सामान आपके पास पड़ा है। इसी के लिए आप देखेंगे, एंड आपने आगे जब ये चैप्टर पहले भी कभी पढ़ा होगा तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आगे इतने सारे तरीकों की मटेरियल क्लासिफिकेशन की हमारे पास थ्योरीज हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज हैं, मटेरियल कब कितना मटेरियल हमारे पास रखा होना चाहिए, कब हमें ऑर्डर करना चाहिए, हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल का क्या क्या इंपॉर्टेंस हुई जी, अभी हमने जो सारी बातें की सब इंपॉर्टेंस ही थी कि वेस्टेज कम हो, आपकी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हैम्पर ना हो, ओवर स्टॉकिंग ना हो आपके मटेरियल की, राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अवेलेबल हो मटेरियल, कॉस्ट आपकी जो है वो बिल्कुल क्योंकि हर चीज़ अगर सही टाइम पे सही क्वांटिटी में अवेलेबल है, राइट प्राइस पे, तो ऑप्टिमम हो हर चीज़। एक बार देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंस में। हाँ जी, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इंटरप्शन मिनिमाइज करेंगे, मटेरियल कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे, वेस्टेज कम से कम होगा, और ऑर्डर जो है वो टाइम पे। जाहिर सी बात है, अगर ए से लेके बी तक पूरा का पूरा हमारे सारे स्टेप्स स्ट्रीमलाइंड हैं, हर चीज़ हमारी बिल्कुल अप टू डेट चल रही है, तो हम अपने सारे ऑर्डर्स जो है वो विद इन टाइम ही कंप्लीट कर पाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल को प्रोक्योर करना, मटेरियल कहाँ से खरीदना है, वो भी एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है कि कितना खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, किस क्वांटिटी पे खरीदना है, कब खरीदना है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब हमारे मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड आते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एनी सर्विस और इफ़ यू आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप जो भी मटेरियल बाहर से खरीदेंगे फिर आप अपने वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, या फिर वो अपना फिनिश्ड गुड
बना पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी चीज़ में आप इंगेज हैं उसके लिए आपके खुद के पास मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। तो किस क्वांटिटी में आपने परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, कब परचेज करना है, किस प्राइस पे परचेज करना है, ये सारी चीज़ें जितनी भी आप मटेरियल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है आपकी, ये सारी के सारे प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल से में कवर्ड होती है। अगर हम क्वेश्चंस देखें यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो हमारे पास यही सबसे पहले व्हेन टू परचेज, कब परचेज करना है, सही टाइम पे परचेज करना है, व्हाट टू परचेज, कौन सा मटेरियल परचेज करना है और किस तरीके का हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमें एनालाइज करना है, वेयर टू परचेज फ्रॉम, कहाँ से परचेज करना है हमें, हमारे पास इतने सारे वेंडर्स होते हैं, काफ़ी सारी कोटेशंस हमारे पास होती है, तो हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा फिट लगेगी, राइट सोर्स हमारे लिए जो होगा हम वहीं से परचेज करेंगे। हाउ मच टू परचेज, कितना परचेज करना है, एट वॉट प्राइस टू परचेज, और किस प्राइस पे परचेज करना है। देयर आर मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल इन द मार्केट। इनफैक्ट जब हम कोई नॉर्मली भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं एक शॉप नहीं, दो शॉप है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अब हम पढ़ने वाले बच्चे, हमें रजिस्टर्स चाहिए, हमें पेन चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें, एक स्टेशनरी शॉप वाला अगर फोटोकॉपी का एक चार्ज करता है, हमें पता नहीं आगे वाले ये चार्ज करते हैं, हमें पता है कि ये इस रजिस्टर पे इतने 10% का डिस्काउंट देगा, आगे वाला हमें पता है कि वो 20% का देगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट यू नो अवेलेबिलिटी है कि हम कौन से सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो किस प्राइस पे परचेज करना है और कहाँ से परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है, ये सब मटेरियल से रिलेटेड भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल कवर्ड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स। ऑल राइट, देन वी हैव डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर हमारे पास ये तीन चीज़ें आती हैं, तीन अलग अलग टर्म्स हैं, बिल ऑफ मटेरियल, परचेज रिक्विजिशन एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में भी आपको शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड आ जाती हैं चीज़ें, इनके बारे में भी लिखने के लिए, एंड आपके आंसर फ्रेमिंग में भी कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है। तो बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली जितने भी हमें मटेरियल चाहिए, कौन कौन से मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो पूरा जो हम बनाते हैं अपने ऑफिस में अकॉर्डिंग विद ब्लूप्रिंट्स, वो होता है बिल ऑफ मटेरियल। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन वो रिक्वेस्ट जो हम परचेज डिपार्टमेंट को इशू करते हैं कि हमें इतना इतना सामान चाहिए, इस क्वांटिटी में चाहिए और अब चाहिए, वो होता है परचेज रिक्विजिशन नोट। परचेज रिक्विजिशन नोट के बाद मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, जो कि फैक्ट्री के जैसे गेट कीपर को दिया जाता है एक तरीके से कि ये चीज़ें आप निकाल निकाल के जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर मटेरियल में से ये क्वांटिटी, ये चीज़ें निकाल के आप आगे फर्दर इशू कर दीजिए। तो एक मटेरियल के इशू के ऊपर पूरा चेक होता है, जिससे कि आप ट्रेस बैक भी कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितना मटेरियल है, वो कहाँ पे क्या रखा है। बिकॉज जो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं मटेरियल इशुएंस की एंड ये सब, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है। इट्स नॉट अ सिंगल क्वांटिटी और टू, इट इज़ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो बहुत ही हज़ारों में ये सामान रखा होता है ऑलरेडी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बहुत ही ज़्यादा सेफली हम रखते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप्स, व्हेनेवर यू आर स्टडिंग द चैप्टर्स, तो आप इमेजिन करिए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जैसे वो चीज़ें ऑलरेडी रखी हैं। बिकॉज एक दो चीज़ों के लिए ये हम इतना बड़ा प्रोसेस, इतना सब चेक नहीं लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। जब हम ये बात बोलते हैं कि मटीरियल इज द मेजर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रहता है मटेरियल का, तो सोचिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको स्टोर करना कितना इंपॉर्टेंट है, और स्टोर करने के साथ उसके ऊपर चेक्स लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये मटेरियल कंट्रोल का पूरा प्रोसेस जो है, प्लस ये डॉक्यूमेंटेशन जो हम बिल ऑफ मटेरियल अलग से हमने रिक्वायरमेंट के लिए सब चीज़ों के लिए बनाया। देन परचेज रिक्विजिशन नोट, जो कि हमने इशू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि हमें ये चीज़ें चाहिए। देन मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जिसके अंदर की गेट कीपर को जैसे वो सब क्वांटिटी वाइज लिख के दिया, तो ये इससे आप ट्रेस बैक भी कर सकते हैं एंड एक सोर्स भी आप पूरा चेन जो है वो डेवलप करके रखते हैं, जिससे कि आप इंश्योर करें कि मटेरियल जो है जितना चाहिए था वो हर एक स्टेप पे उतना ही इशू हुआ है। पढ़ते हैं एक बार, बिल ऑफ मटेरियल क्या है, कंप्लीट स्केड्यूल है मटेरियल का, पार्ट्स का, required for a particular order prepared by drawing office and issued it together with necessary blueprints of drawing की necessary blueprints के साथ आप शेयर करते हैं। देन कम्स परचेज रिक्विजिशन, वो क्या होता है, रिक्वेस्ट जो कि परचेज डिपार्टमेंट देता है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया होता है सारी क्वांटिटी क्वालिटी का कि आपको कब क्या चाहिए। देन हमारे पास आता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जो कि वो डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है डिपार्टमेंट इंचार्ज के द्वारा टू स्टोर कीपर की वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करा दें।
ऑल राइट, मूविंग ऑन। देन हमारे पास ओके, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि इस चैप्टर में जब आपने पढ़ा होगा तो मटेरियल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की किन किन तरीकों से हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, वो सब चीज़ें हमें पता ही होंगी। तो उसमें से एक ही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा वेरी फ्रीक्वेंटली आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी, विच इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ईओक्यू लेवल। ये कौन सा लेवल होता है बेसिकली? ईओक्यू लेवल वो लेवल होता है जिसमें कि आपकी ऑर्डर करने की क्वांटिटी जो होती है वो होती है जिससे कि आपका टोटल ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है। फॉर एग्जाम्पल, ईओक्यू आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी की ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि हम कितनी यूनिट्स जो है वो ऑर्डर करें जिससे कि हमारी पूरी की पूरी कॉस्ट जो है मटेरियल की वो सबसे ज़्यादा कम आए। हम 1 यूनिट ऑर्डर करें, हम 10 यूनिट ऑर्डर करें, 50 यूनिट ऑर्डर करें, 100 यूनिट ऑर्डर करें, कितने हमें ऑर्डर करना चाहिए क्वांटिटी, ये ईओक्यू लेवल हमें वो बताता है कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्डर की क्वांटिटी जो है वो रखनी चाहिए हमें, जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इशूइंग द मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा कम आए। मटेरियल को कभी भी हम रखते हैं, मटेरियल के हमारे पास 3 टाइप की कॉस्ट होती है। पहली परचेज कॉस्ट, की ये मटेरियल है इतने का है, जितनी क्वांटिटी होगी पर यूनिट वही प्राइस है, जितनी क्वांटिटी आप करोगे वो मल्टीप्लाई करेंगे आपकी टोटल परचेज की क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ पर केजी कोई मटेरियल है, तो जितने केजी आप इशू करेंगे उतने मल्टीप्लाई बाय 10 करके आप अमाउंट निकाल लेंगे, दैट इज द परचेज कॉस्ट, जो एक्चुअल प्राइस होता है मटेरियल का। द नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। हम कोई भी ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने की जो कॉस्ट होती है वो आपके पास आ जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे कि कोई भी इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, कहीं पे जाके ऑर्डर प्लेस करना है, वो वाली कॉस्ट है, वो आपकी होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड द थर्ड वन इज द कैरिंग कॉस्ट, कि मटेरियल को आप अपने इन्वेंट्री में रख रहे हो, अपने गोडाउन में रख रहे हो, उसकी जो कॉस्ट आती है, आपकी स्टोर करने की कॉस्ट हो गई, आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट हो गई, तो वो जो आप रखने की कॉस्ट है दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। इन्हीं तीनों कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा ही मटेरियल में इंपॉर्टेंट है। मटेरियल ऑर्डर करने की कॉस्ट, उसको रखने की कॉस्ट, और मटेरियल की खुद की कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग, कैरिंग एंड दी एक्चुअल परचेज कॉस्ट। ये 3 टाइप की आपकी मटेरियल की इन्फ्लुएंस करती है सबसे ज़्यादा मटेरियल की कॉस्ट को, ये 3 टाइप की होती हैं। इस पे हम जो एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है, दैट इज द अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। ये आपकी जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से आपकी सारी की सारी कॉस्ट हम इसमें निकालते हैं। ये देखिए, हेयर इट इज, ये ईओक्यू का जो हमारा फॉर्मूला है, जिसमें हम ट्वाइस करते हैं एनुअल डिमांड को, मल्टीप्लाई करते हैं उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट से, और डिवाइड करते हैं सी से, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। ये आपका ईओक्यू का फॉर्मूला है। इससे आप ये क्वांटिटी निकालते हो जिसपे आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इशूइंग द मटेरियल इज मिनिमम। फॉर एग्जांपल, इफ से ये 200 यूनिट्स आया है, अब इससे आपको ये पता लगा कि आपको जब भी सामान मंगाना है वो 200 यूनिट्स का ही एक बैच बना के मंगवाना है, जिससे कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम है। तो ये प्रैक्टिकली इस तरीके से आपको हेल्प करता है। अब इस जब हम ये ईओक्यू लेवल निकालते हैं तो इसके लिए हम कुछ सर्टेन अजम्पशंस लेके चलते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिखी हुई है। हम क्या क्या चीज़ अज्यूम करते हैं कि हमारे ऑर्डर करने की कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ही सेम है, फिक्स्ड है। जैसे आप एक ऑर्डर प्लेस करो, आप 2 ऑर्डर प्लेस करो, 10 रुपये पर ऑर्डर लगनी ही है, दैट इज कॉल्ड फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मतलब कि फैक्ट्री में रखने का, इंश्योरेंस का, स्टोरेज का कॉस्ट जो है वो पर यूनिट सबके लिए 2 रुपीज़ पर यूनिट है। ये हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन होती है कि ये हमेशा फिक्स रहता है। मटेरियल की यूजेज यूनिट्स हमें हमेशा ही पता रहेंगी, ये इसकी एक अजम्पशन है। मटेरियल हमने आज अगर 200 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया तो हमें आज ही 200 क्वांटिटी मिल जाएंगी, ये भी इसकी एक अजम्पशन है। क्योंकि अगर हम आज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमें आएगा कितने टाइम तक, उस टाइम के लिए हमने कोई भी इस फॉर्मूला में कोई भी प्रोविजन रखा नहीं है। सो वी आर अज्यूमिंग कि वो सेम टाइम पे हमें डिलीवर हो जाएगा। मटेरियल की यूसेज हमें पता है, और कॉस्ट पर मटेरियल पर यूनिट ऑफ मटेरियल जो है वो हमें पता है और हमेशा ही सेम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10 रुपीज़ पर केजी का है, तो वो 10 रुपीज़ हमें पता है और 10 रुपीज़ पर केजी ही फिक्स है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये देखिए मैक्सिमम लेवल की मैक्सिमम क्वांटिटी मटेरियल की कितनी है जो कि स्टॉक में किसी भी टाइम पे आपके पास होनी चाहिए, मैक्सिमम लेवल है।
जिसके फॉर्मूला है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन एंड मिनिमम इनटू मिनिमम ऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट आपके पास आता है मिनिमम लेवल, जिसके अंदर यह है कि मिनिमम इतनी क्वांटिटी इतना स्टॉक तो हमेशा हमारे पास अपने पास गोडाउन में होना ही चाहिए, विच इज द रीऑर्डर लेवल में से हम नॉर्मल कंजम्पशन जो है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल कंजम्पशन माइनस कर देते हैं अपने रीऑर्डर लेवल से, तो वो आ जाता है कि मिनिमम इतना तो हमारे पास हमेशा होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीऑर्डर लेवल। ऊपर पे हमने फॉर्मूला में रीऑर्डर लेवल देखे थे। अब रीऑर्डर लेवल होता क्या है बेसिकली? रीऑर्डर लेवल बेसिकली वो लेवल होता है जिसके अंदर की जो स्टोर कीपर है वो बोल देता है, इशू कर देता है कि हाँ भाई ये मटेरियल अब हमें दोबारा से चाहिए, रीऑर्डर का हमारा क्या लेवल होना चाहिए, कब हमें 200 के बैच में, हमें 200 यूनिट्स के बैच में हमें मटेरियल चाहिए, हमें ईओक्यू ने बताया कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, बट वो इनिशिएट कब करना है, वो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का कोई एक लेवल होता है जो कि होता है कि नहीं भी अब हमें दोबारा मंगा लेना चाहिए। कितना मंगाना है वो हमें ईओक्यू ने बता दिया, बट कब मंगवाना है ये रीऑर्डर लेवल है। मैक्सिमम लेवल जितना हमारे पास होना ही चाहिए एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मटेरियल, और मिनिमम लेवल की इतना तो हमें हमेशा मेंटेन करके रखना ही है। एट एनी पॉइंट मैक्सिमम लेवल हम अचीव करें या ना करें, मिनिमम हमें हमेशा अचीव करना है। मैक्सिमम लेवल ये बताता है कि इससे ज़्यादा रखने का कोई यूज़ नहीं है। ये भी एक तरीके का चेक है जो कि हमें हेल्प करता है। ये रीऑर्डर लेवल के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है, तीनों यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ से भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठ के आते हैं कि ये क्या होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, प्लस कैलकुलेट करना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी एंड प्रैक्टिकली आपको वो सब चीज़ें वहाँ से इन फॉर्मूलाज में पुट करके कंप्यूट करनी है। मिनिमम लेवल से फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली पहले मिनिमम लेवल निकालेंगे, फिर उसके बाद ये रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूलाज में लगा के निकालेंगे। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव डेंजर लेवल। ओह, नाम से ही बहुत डेंजर है। डेंजर लेवल बेसिकली ये वो लेवल होता है जो कि हमारे पास जो मिनिमम लेवल हमारे पास है कि मिनिमम इतना स्टॉक तो हमारे पास होना ही चाहिए, वो उससे भी नीचे होता है जब हमारा सिर्फ और सिर्फ हम तब इशू करते हैं मटेरियल जब हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ गई है जिस वजह से हमारे पास मटेरियल कोई भी हमारा सप्लायर है वो नहीं दे पा रहा है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है, हमने कोई भी लापरवाही हो गई हमसे, हमने लेट ऑर्डर प्लेस किया फॉर एनी ऑफ द रीजंस, अगर हमारे पास मटेरियल कम है तो इमरजेंसी के यूजेस के लिए ही सिर्फ जो हम इशू कराते हैं मटेरियल वो होता है डेंजर लेवल, जो कि मिनिमम लेवल से नीचे ही ऑब्वियसली, क्योंकि नाम से जैसे दिख रहा है डेंजर है, तो मिनिमम लेवल से नीचे ही हम हमेशा फिक्स करते हैं और इस पर सिर्फ बहुत ही अर्जेंटली हम अपने सारे परचेजेस जो है वो करते हैं। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी वाले ही हम इशू कराते हैं। जैसे कि आप देखेंगे डेंजर लेवल, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एबीसी एनालिसिस। ये भी हमारे मटेरियल कैटेगराइजेशन का ही एक पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट fix I just try to fix the stylus if it is, yes it is it performing, yeah, इसको हम पेरेटो एनालिसिस भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव भी। बाकी जैसे अभी ये जो थे चीज़ें ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। एबीसी एनालिसिस आपके थ्योरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एबीसी एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, हम अपने मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं ए, बी और सी कैटेगरी में, जिसके अंदर हम अपनी इन्वेंट्री को, हमारे जितने भी मटेरियल है उसको हम उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे कैटेगराइज करके रखते हैं, जिससे कि हमें अब अपनी मटेरियल कंट्रोल है, हमें अपने मटेरियल को संभाल के भी रखना है, उसको कंट्रोल भी करना है। इशू वगैरह कैसे करना है ये तो ऊपर के सारे फॉर्मूलाज ने बताया, बट हमें किस तरीके से उसके ऊपर चेक लगाने हैं, कैसे हमें खुद उसको स्टोर करना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, तो कैटेगराइजेशन का ये एक तरीका है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वुड आप लाए हो फर्नीचर बनाने के लिए और जो उसके नट बोल्ट लगते हैं, क्या आप दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दोगे या सेम तरीके से स्टोर करोगे? द आंसर इज नो, बिकॉज घर में भी आप अपना कैश गोल्ड ही लॉकर में रखते हो, अपने कपड़े लॉकर में नहीं रखते हो, राइट? तो ऐसे ही अगर घर एक है बट स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए ही आपके पास लॉकर्स हैं, तो ऐसे ही फैक्ट्री एक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल को ही आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से सेफली रखना ज़रूरी समझेंगे। तो कैटेगरी ए में हमारे पास आते हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव आप बोल सकते हैं, बहुत ही प्राइम हमारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास आती हैं
Oops. या तो बहुत ज़्यादा प्राइम हमारे पास जो कैटेगरी ए में आती है, बहुत ज़्यादा प्राइम मटेरियल आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का होता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वैल्यू में ये बहुत ज़्यादा बड़े नंबर का अमाउंट होता है। क्वांटिटी इसकी ज़रूर कम हो सकती है। घर में आपके पास 10 पेयर होंगे कपड़ों के, 10 पेयर होंगे सॉक्स के, बट क्या 10 डिफरेंट नेकलेसेस नहीं होंगे गोल्ड के, राइट? एक दो ही आप होंगे तो घर में रखोगे, राइट? तो वैल्यू में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्वांटिटी इनकी फिर भी कंपैरेटिवली कम हो सकती है। बहुत ही प्रीमियम लग्जूरियस आपका ब्रांड है, बहुत ही लग्जूरियस आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए जो आपके बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट होगा वो हमेशा ही एक लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, लेकिन आपकी वैल्यू में देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो ये वही एक कैटेगरी के हैं जिनके वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बिग नंबर होता है, बट क्वांटिटी वाइज ये थोड़े से कम ही होते हैं। कैटेगरी बी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रिलेटिवली नहीं होते हैं। और कैटेगरी सी में हमारे पास वो आते हैं जो कि छोटे छोटे, जैसे कि नेट बोल्ट वगैरह हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें होगी जिनकी वैल्यू बहुत कम है, बट हाँ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होंगे। बिकॉज 100 पीसेस नट बोल्ट के एक साथ रखे होंगे, वो भी पता नहीं लगता हमें कि इतनी सी क्वांटिटी लगती है। तो वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होंगे, बट उनकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी। ये बेसिकली एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तरीका है जिससे कि हम अपने इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, जिससे कि हम एक प्रॉपर चेक लगा पाए और प्रॉपरली उनको स्टोर कर पाए, और अपनी हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिलती रहे। ये देखिए एबीसी एनालिसिस है हमारे पास। ये कैटेगरी ए हमारे पास लार्ज परसेंटेज ले लेता है वो टोटल स्टॉक वैल्यू का, लेकिन आइटम्स जो है वो उसमें कम ही होते हैं। बी कैटेगरी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होती है, और सी कैटेगरी नंबर में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। ये एक इसी का एक एग्जांपल सा दिया हुआ है, जैसे कि नंबर ऑफ आइटम्स टोटल 1250 आइटम है, जिसमें से 1250 में से देखिए सिर्फ 75 ही है जो ए कैटेगरी के है, तो नंबर में कम है। परसेंटेज में वही 6% आप देखिए नंबर में कम है, लेकिन अमाउंट आप देखिए 1 लाख में से 70,000 के, तो ये 75 आइटम्स ही है। तो वैल्यू में देखा जाए अगर तो 70%, 1 लाख का 70,000 जो है, 70% तो इन्होंने ही ले रखा है। अमाउंट वाइज भी आप देखें तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही लग्जूरियस इंपॉर्टेंट प्राइम होती हैं, एंड क्वांटिटी में ये भले ही कम हो बट इनकी वैल्यू हमेशा ही सबसे ज़्यादा रहती है। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास एबीसी एनालिसिस के? हम इस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे, कैटेगराइज कर रहे, उससे होगा क्या, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो जाएगा आपकी कैटेगरी ए के उस पर। आप आराम से बहुत ही ज़्यादा अपने फंड्स को मैनेज कर पाओगे। ए क्लास आइटम्स जो है उनको तभी ऑर्डर करोगे जब चाहिए हो, और बाकी पैसे को आप अच्छी तरह किसी और जगह पे यूज़ कर लोगे। ग्रेटर कंट्रोल होगा तो आपकी मटेरियल कॉस्ट भी ठीक होगी। कैटेगरी सी आइटम को भी आप जितनी उनको सेफ्टी की ज़रूरत होगी उतनी सेफ्टी आप उन्हें दे पाएंगे, और हाई स्टॉक टर्नओवर रेशो भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है वीईडी एनालिसिस। ये जो वीईडी एनालिसिस है ये भी एक तरीके से इन्वेंट्री को कैटेगराइज करने का ही तरीका है कि हम किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं। अभी एबीसी एनालिसिस में हमने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी में एनालाइज किया था, एंड उनका ये कैटेगरी का पर्सपेक्टिव था। वीईडी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम उनको करते हैं वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल नाम से। ये हो गया वीईडी का आपका एक्रोनिम का फुल फॉर्म। ये वीईडी एनालिसिस में हम इस बात पे ध्यान रखते हैं कि हम वही अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं मटेरियल को इन दीज 3 कैटेगरीज। जैसे वाइटल कौन से होंगे, जो अगर थोड़े टाइम के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मटेरियल जो थोड़े टाइम के लिए अगर अभी नहीं मिल पाए, तो वो जो है वो प्रोडक्शन को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे। वो होते हैं आपके वाइटल स्पेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल है उसमें क्या है कि अगर एक कार असेंबल करने की कंपनी है तो इंजन उसके लिए एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, कि इंजन के बिना वो स्टार्ट ही नहीं होगी आपकी असेंबल पॉइंट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका स्टॉक आउट छोटे टाइम के लिए भी। अगर ऐसा कोई स्पेयर है, ऐसा कोई मटेरियल है जो कि थोड़े से टाइम के लिए भी अगर आउट ऑफ स्टॉक चला जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा। ठीक है। एसेंशियल में क्या आता है, एसेंशियल में वो आते हैं जो थोड़े फ्यू स्टॉक आउट होना, आप उनको फ्यू आवर्स
से रिलेटेड आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही कार असेंबली की जो हम बात कर रहे थे, उसमें टायर एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है, बिना टायर के कार असेंबल पूरी नहीं हो पाएगी। तो थोड़े टाइम के लिए भी अगर ये स्टॉक आउट हो जाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती है, आपका प्रोडक्शन जो है, मेन बिजनेस जो है आपका, वो ढंग से नहीं काम कर पाता एंड वो हैम्पर होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो हो गए वाइटल, ये हो गए एसेंशियल एंड डिजायरेबल। डिजायरेबल का क्या मतलब है कि ठीक है थोड़े टाइम तक के लिए अगर इनकी ज़रूरत है, बट थोड़े टाइम ये अवेलेबल नहीं है, स्टॉक आउट हो गए, तो ठीक है हमारा काम चल सकता है। वो हो गए आपके डिजायरेबल वाले। जैसे कि एक कार असेंबली कंपनी के लिए कोई सीडी प्लेयर हो गया। तो ये स्पेयर्स को कैटेगराइज करने का तरीका है कि उनके बिना आप काम कर पाएंगे या नहीं। वहां पे कैटेगरी का क्या बेसिस था कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी उस मटेरियल की वैल्यू कितनी है, वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। और वीईडी एनालिसिस में किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उसके स्टॉक आउट होने पे, उसकी खुद की मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके स्टॉक आउट होने पे क्या आप आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन हो सकती है या नहीं। तो वाइटल में वो जिनके बिना प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकती हमारी। डिजायरेबल में वो जिनके लिए हम थोड़े टाइम तक अगर अवॉइड हो तो कुछ आवर्स तक के लिए हम कर सकते हैं टॉलरेट, उससे बियॉन्ड हम नहीं कर सकते टॉलरेट। और डिजायरेबल में कौन से होंगे, जिनका फ्यू वीक्स तक भी ठीक है अगर वो रहते हैं आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक आउट होते हैं, तो हम अपना मैनेज कर सकते हैं। ऐसे एक आता है हमारे पास FSN एनालिसिस, जो कि इस बात पे फोकस करता है कि जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन का ही एक डिफरेंट मूव है, जिसमें हम उसको करते हैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग तरीके से हम अपने आइटम्स को क्लासीफाई करते हैं। आइटम्स को क्लासिफिकेशन का तरीका डिफरेंट है, बेसिस जो है वो सबके डिफरेंट है, बट है ये एक तरीके से सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टूल्स, इन्वेंट्री को कैसे कैटेगराइज करें, उन सब के ये तरीके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्ट इन टाइम एनालिसिस, जो कि प्रोडक्शन का एक तरीका है। जापान में हुआ था इन्वेंट, जिससे कि जब आपको प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल तभी तब आपके पास वो चीज़ इशू होके आ जाए, वो होती है जैसे जस्ट इन टाइम। इसका मतलब है राइट मटेरियल राइट टाइम पे, राइट अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाए, विदाउट द सेफ्टी नेट ऑफ इन्वेंट्री, कि आपके पास हमेशा ही जब आपको जो चीज़ चाहिए वो तभी आपके पास अवेलेबल हो जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कितनी जल्दी आप अपने इन्वेंट्री को कैश पे कन्वर्ट कर रहे हैं, सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। अगर आइटम आपका फास्ट मूविंग है तो वो हाई रेशो होगी, आइटम लो मूविंग है तो उसकी रेशो लो होगी। सभी चाहते हैं कि हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में कि आप कितनी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को अपनी सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। देन हमारे पास आते हैं कुछ मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल को प्राइस करने के भी थोड़े से हमारे पास मेथड्स आते हैं। ये सारे के सारे और भी कई मेथड्स हैं आपकी मॉड्यूल में मेंशन, बट मेजरली जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, प्लस जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होनी चाहिए, वो यही है। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक टाइम, सिंपल एवरेज। लीफो लीफो फीफो क्या होता है? फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो मटेरियल आया आप जब आप इशू करोगे तो उसी वाले प्राइस पे इशू करोगे। जैसे आज मैंने कोई मटेरियल खरीदा था 3 रुपीज़ पर केजी पे, कल मैं खरीद रही हूँ 5 रुपीज़ पर केजी पे, अब मुझे आगे इशू करना है तो मैं पहले कौन सा मटेरियल निकालूंगी? 3 रुपीज़ पर केजी पे निकालूंगी। तो जो पहले आया था उसी प्राइस पे पहले मैं इशू करूंगी। लीफो इसका ऑपोजिट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी एग्जाम्पल में अगर अब मुझे मटेरियल इशू करना है तो मैं 4 रुपीज़ पर केजी पे करूंगी, क्योंकि आज मैंने 4 रुपीज़ पर केजी पे परचेज किया है। सिंपल एवरेज में एवरेज प्राइस पे ले लेते हो और क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते, बस एवरेज प्राइस जो भी होता है आप उनका ले लेते हो। वेटेड एवरेज में आप क्वांटिटी भी कंसीडर करते हो और फिर एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के उस पर इशू करते हो। एक बार पढ़ते हैं चलिए पहले, फिर बाकी के और भी करते हैं एक बार रीड। लीफो क्या हो गया? मटेरियल जिसमें आप, फीफो है सबसे पहले, सॉरी, फीफो में आप मटेरियल इशू करते हो जिस ऑर्डर में वो अराइव करते हैं स्टोर में। लीफो के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट रिसीव लॉट का जो प्राइस है वो आप लगाते हो सबसे पहले। देन हमारे पास आता है बेस स्टॉक। बेस स्टॉक में क्या है? मिनिमम क्वांटिटी आप मेंटेन करके रखते हो फिक्स्ड पे, बाकी का जो आपके पास स्टॉक है उसको आप फीफो या लीफो पे लगा देते हो। स्पेसिफिक प्राइस, कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए है, उसको आप तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे कर दोगे।
सिंपल एवरेज में आप सिंपल एवरेज करते हो, वेटेड एवरेज में आप उनकी क्वांटिटी को भी ध्यान में रखते हुए वेटेड एवरेज निकालते हो। वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन फिर आपको दी गई प्राइम कॉस्ट पे भी करते हैं, कभी कभी प्राइम और वेरिएबल पे भी करते हैं, कभी टोटल कॉस्ट पे भी करते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। वेस्टेज, वेस्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में जो निकल जाती है वो आपका वेस्ट है। कुछ नॉर्मल वेस्ट होता है, कुछ एबनॉर्मल वेस्ट होता है। नॉर्मल वेस्ट वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको पता है कि हमेशा निकलना ही है, उसमें आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस की आपकी कोई गलती नहीं होती है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि कोई चीज़ें जो श्रिंक कर जाती है, इवेपोरेट कर जाती है, तो ये नॉर्मल है, आपको पता है कि इतना तो लॉस होगा ही होगा। उसका ट्रीटमेंट क्या करते हो? उसको अपनी क्वांटिटी में से लेस कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 100 kg मानते हो तो आप ये मानते हो 100 kg नहीं, हम तो जी अगर 5% है तो हम तो 95 kg ही लाए हैं अपना सामान। तो नॉर्मल वेस्टेज जो है, नॉर्मल वियर एंड टियर है, नॉर्मल वेस्ट है, वो आप अपनी क्वांटिटी में से लेस कर देते हो, विच मीन्स कि आप उसका इफेक्ट जो है वो अपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे ले रहे हो। लेकिन एबनॉर्मल को आप नहीं लेते। एबनॉर्मल आपकी खुद की गलती की वजह से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफॉल्ट हो गया, उस वजह से कोई एकदम से वेस्ट हो गया, एबनॉर्मल है, हमेशा नहीं होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो उसको फिर आप उसको आप इसमें नहीं चार्ज करते हो। उसको फिर आप नॉर्मल वेस्ट जो है वो आप पीएनएल में डालते हो, अपनी कॉस्टिंग में नहीं चार्ज करते हो, तो इसलिए आप उसमें अपनी क्वांटिटी लेस नहीं करते हो। देखते हैं एक बार नॉर्मल वेस्ट। हाँ, देखिए नॉर्मल वेस्ट क्या, पार्ट ऑफ वेस्ट है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में होता ही है और बाउंड टू अराइज है। और नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज वो जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में आता है, जैसे कि कोई ब्रेकडाउन हो गया मशीन का, पावर फेलियर हो गया है, नॉन अवेलेबिलिटी है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस वजह से कोई लॉस हो गया, तो ये सारी चीज़ आपके एबनॉर्मल लॉस में आती हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है आपका? क्वांटिटी जो है वो आप नॉर्मल लॉसेस में यस माइनस कर देते हैं, लेकिन एबनॉर्मल वेस्ट को आप ऐसा नहीं करते। कॉस्टिंग में एबनॉर्मल वेस्ट को आप नहीं कंसिडर करते, आप उसको पीएनएल में ही चार्ज कर देते हैं। स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप बेसिकली जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर से कुछ एक रेसिड्यू निकलता है, वो आपका होता है स्क्रैप, जिसकी कि कोई अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है, बहुत ही लो मार्केट वैल्यू होती है। बोरिंग जैसे निकल गया, ट्रिमिंग्स है, फिलिंग्स है, इन सब चीज़ों में इन सब फॉर्म्स में जो भी आता है दैट इज योर स्क्रैप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्क्रैप का क्या करेंगे जी? पीएनएल में डाल देंगे। अगर कोई भी आप स्क्रैप से अगर आपको बाइक, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत लो होती है, तो अगर बाई चांस कुछ मिल गया आपको सेल्स वगैरह तो आप वहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये देखो, इंसिडेंटल मटेरियल रेसिड्यू है जो सर्टेन प्रोडक्शन से फिर आता है, यूजुअली स्मॉल अमाउंट में होता है और उसकी मार्केट वैल्यू भी लो होती है। किस किस फॉर्म में हो सकता है? ट्रिमिंग, फिलिंग, बोरिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रेसिड्यू है मटेरियल का जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में निकलता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? स्क्रैप को कॉस्ट असाइन कर देते हो, मैन्युफैक्चर ओवरहेड में आप उसको डाल देते हो, स्क्रैप की अपनी कॉस्ट दे देते हो, उसकी सेल्स मिसलेनियस रेवेन्यू में आप डालते हो। कॉस्ट कुछ उसकी होती नहीं है तो आप उसका रेवेन्यू किस में डाल देते हो? सेल सेल्स फ्रॉम स्क्रैप में, जो मिसलेनियस में आप डाल देते हो। ओके, नेक्स्ट इज स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होता है? आपके पास कोई ऐसी चीज आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, कोई ऐसी चीज है, ठीक है, कोई भी मटेरियल आपका ऐसा डैमेज हुआ आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में जिसको आप दोबारा ठीक करके भी यूज नहीं कर सकते, दैट इज स्पॉइल्ड। वो पूरी तरीके से खराब है, वो आपके मटेरियल का एक तरीके से लॉस है। कोई चीज़ आप करने जाते हो, बीच में थोड़े अलग अलग तरीके के लॉसेस होते हैं, तो उनका उनकी कैटेगरी, उनका नाम जो है वो किस तरीके से अराइज हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई एक चीज़ ऐसी डिस्ट्रॉय हुई है, ऐसी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वो मटेरियल जो है वो लगा है, इतना डैमेज हो गया प्रोडक्शन के थ्रू कि अब आप उसको नॉर्मल कंडीशन में ला ही नहीं सकते हो, दैट इज नोन एज योर स्पॉइलेज। आप उसको कोई भी फर्दर, फिर जब आप उसको नॉर्मल कंडीशन में ला ही नहीं सकते तो आप उसको फर्दर प्रोसेस करोगे नहीं, तो वो जैसा है एज इट इज आप उसको स्क्रैप में सेल कर देते हो और निकाल देते हो। उससे आपकी यस आपकी सारी जितनी भी उसके ऊपर उस प्रोडक्शन प्रोसेस तक कॉस्ट लगी होती है, यस वो सारी की सारी आपकी वेस्ट हो जाती है और मटेरियल भी आपका कम हो जाता है। तो वो तो एक तरीके का आपको प्रॉपर लॉस ही है, बिकॉज प्रोडक्शन प्रोसेस में वो मटेरियल जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि स्पॉइलेज जो है वो कम से कम हो, और ये दोबारा ठीक करके आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं ला सकते हो। तो उसके ऊपर जितनी भी अभी तक मटेरियल लगा है, मतलब मटेरियल तो वो है ही, जितना भी उसके ऊपर लेबर लगा है, ओवरहेड्स लगे हैं, वो सारे के सारे आपके वेस्ट है। ओके, देन आपके पास ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं यहाँ पे, जो मैंने आपकी बुक से ही यहाँ पे डाली है। इलस्ट्रेशन में जैसे ईओक्यू निकालना है, कंजम्पशन आपको दे रखी है मटेरियल की, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, 8% ऑफ इन्वेंट्री भी दे रखी है, और कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल भी दे रखी है, डेट इज रुपीज 2। तो एवरेज इन्वेंट्री का आपके पास क्या, 2 रुपीज़ का 8% आपके पास यहाँ पे ये भी आ जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो ये सारी 2AO डिवाइड बाई सी करके आप यहाँ पे अंडर रूट करके निकालेंगे। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए पहले, और जो फॉर्मूला है ईओक्यू का उससे ये निकालिए अपनी ईओक्यू की लेवल। यस, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड एक बार निकालिए अपना खुद से ईओक्यू का लेवल कितना आ रहा है, क्योंकि रिविजन तभी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है जब आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो भी करते हैं कि चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसमें कवर कर लेते हैं। ओके, देन ये आपके पास पूरा इसमें आंसर आ चुका है, दैट इज़ 2500 यूनिट्स। और एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे आप, 10,000 यूनिट आपको चाहिए, एक बारी में 2500 यूनिट मंगा रहे हो, तो 4 ऑर्डर हो गए आपके जी पूरे साल में। देन इसी तरीके से ईओक्यू का एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक थोड़े से आपके किस तरीके से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए आपकी बुक से भी मैंने यहाँ पे पीछे रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन और है, देखिए इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, द मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इज क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो 10,000 प्लस 16,000 26,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 13,000। और मटेरियल कंज्यूम्ड इज 78,000, तो 78,000 डिवाइड बाय 13,000 दैट इज 6। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर हो गई आपकी टाइम्स में, तो 6 टाइम्स। एंड यहाँ पे वो आपको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम क्वांटिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन भी रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके चैप्टर के ही पीछे के इलस्ट्रेशन इसलिए दिए हैं ताकि आपको ये पता लगे कि आपके एग्जाम, आपके मॉड्यूल के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली हेल्प कर सकती हैं। एंड आप अभी अगर जैसे वीडियो पॉज कर करके यहाँ पे भी साइड बाय साइड कर रहे हैं, तो इन वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलती है। एंड यस, इसी तरीके से आज हमने रिवाइज किया मटेरियल कॉस्ट। बहुत जल्द हम और भी इंटरमीडिएट के चैप्टर्स जो है वो लाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी डला हुआ है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वाला चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं। एंड हमारे साथ व्हाट्सएप पे वी हैव अ ग्रुप फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सो एज टू स्टे इन टच इन रिलेशन टू एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स, एनी ऑफ द डेली अपडेट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूट एंड हियर ऑन द चैनल एज वेल। जो भी चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके लिए आती रहती हैं। यूट्यूब पे भी इवेंचुअली वो चीज़ें आती हैं, बट देन व्हाट्सएप पे जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा पहले पता लग जाती हैं। हर चीज़ के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन वो, इसीलिए हमने ब्रॉडकास्टिंग के लिए ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको पूरी पूरी हेल्प इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को करी जा रही है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट द नंबर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो is there in your phone, and you just send a message that you want to enroll yourself for the intermediate group. I will add you all in the group as well, and we will make sure that you are never missing on anything. I hope that you found the video very helpful, and do share it with all your fellow CMA friends as well. And you can tell them to join the channel as well. We will add them as well, so please make sure that you send the messages to us, and we will definitely for sure add you in the WhatsApp group as well. And yes, I wish you all the very best, and like I always say in the end of every video, I am just a message away. Thank you so much everyone. We'll see you again very soon in a new revision. Thank you.